please reply. Let me know please, either the audio video clear. Live students please reply. Live में जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार reply करें. Either the audio video clear. Please keep quiet. फेस टू फेस वाले बच्चे चुप रहे, लाइव वाले बोले. क्लास चल रही है क्या? चलिए बच्चों, तो आज कैपिटल मार्केट एंड आपका जो पेपर है, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें या सिक्योरिटीज लॉज की बात करें, तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज है. समय समय पे इसके नाम में अदला बदली चलती रहती है. कभी सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, कभी कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज. प्यार से इसे आप बोल सकते हो CMSL. प्यार का नाम है इसका CMSL. बच्चों, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को एक एक्सट्रीम फोबिया होता है कि ग्रुप 2 बहुत टफ है, या ग्रुप 2 में कैपिटल मार्केट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है. लेकिन ये जो आपका ग्रुप 2 का फोबिया है कैपिटल मार्केट का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. हमें बहुत सिंपल बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, चीज़ों को आपको जो समझना है बेसिक लेमैन लैंग्वेज से लेके और एडवांस लेवल तक हमें जाना है. हम सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की. व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट? कैपिटल मार्केट बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट किसे बोलते हैं. Market is a place where buyer and seller both are meet together and satisfy their need. मैम ये ज़्यादा इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बताओ. अच्छा जी, मार्केट एक वो स्थान होता है जहाँ पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आपस में मिलते हैं और अपनी अपनी नीड को पूरी करते हैं. मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर दोनों आपस में मीट हो रहे हैं और अपनी अपनी नीड पूरी कर रहे हैं. अगर मार्केट ना हो तो क्या होता है? अगर कोई प्रॉपर मार्केट नहीं होती तो क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है. जैसे मान के चलिए, एक तरीका तो ये है कि आप सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाते हो, तो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाला भी होता है और सब्जी खरीदने वाला भी होता है. लेकिन कई बार क्या होता है कि आप मंडी नहीं जाते, आप अपने घर पर ही रहते हो. तो जब आप घर पे रहते हो तो रास्ते में आपकी जो जिस जगह आप रहते हो वहाँ पे एक व्यक्ति आवाज़ लगाता है, टिंडे ले लो, ऐसे करके आवाज़ आती है. आलू ले लो, गोभी मटर गाजर, ऐसे करके आवाज़ आती है आपको. अब आप समझने वाली बात को समझना जरा कि अगर आप अपने घर पर हो और आपको सब्जी की ज़रूरत है, तो जनरली बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे सब्जी वाला खुद ही चल के आता है और साइकिल, ठेला, रिक्शा, जो भी इसका साधन है, जो भी इसका व्हीकल है, उसमें वो अपना सामान लेकर चलता है. वो आपके घर पर पहुंच रहा है. चलो ठीक है, आपको ये बात रही सब्जी की कि भैया सब्जी की बेचने वाला आपके घर तक पहुंच रहा है और कह रहा है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो. लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं कॉरपोरेट की, मैम आप कहाँ से कहाँ ले गए? हम बच्चे हैं, CSK ICSI के स्टूडेंट हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कंप्लाइंस ऑफिसर बनेंगे, आप सब्जी मंडी में ले गए. हमने कहा जी बिल्कुल, हम बहुत छोटे एग्जाम्पल से चलेंगे, हम ज़ीरो से चलेंगे और हीरो तक पहुंचेंगे. जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तब तक एडवांस लेवल की कोई बात नहीं हो सकती. तो बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हुए, तो हमने यहाँ पे बात करी थी सब्जी मंडी की, हमने बात करी थी सब्जी की. अब मुद्दा ये उठता है कि किसी भी बाजार के लिए, किसी भी मार्केट के लिए 3 चीज़ें होती हैं. कैसे कैसे जरा समझना. पहला तो वो जो सब्जी उगा रहा है, दूसरा सब्जी उगने के बाद बाजार में पहुंचती है और बाजार में विक्रेता होते हैं, थोक विक्रेता, होलसेलर जिससे बोलते हैं, है ना. और एक होता है भैया खरीदने वाला. इसी तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही 3 पिलर्स होते हैं कि आपकी एक होगी मार्केट और मार्केट के होंगे पिलर्स. अब मार्केट अगर हम देखें तो एक तो हमारी है वेजिटेबल मार्केट, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की. कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल को बोलते हैं पूंजी. किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत होती है, हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है. छोटे से छोटा और बड़े से बड़े बिजनेसमैन को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. अब जब उसको बिजनेस करना है तो ऑब्वियस सी बात है
बिजनेस करने के लिए फंड्स की जरूरत है। फंड्स बोले तो कैपिटल। कैपिटल मार्केट में, इसका मतलब अगर हमें कैपिटल इकट्ठी करनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में। लेकिन कौन सी मार्केट में जाओगे? रिप्लाई आप करोगे, मैम ऑब्वियस सी बात है हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे और वहां से कैपिटल कलेक्ट करेंगे। लेकिन जरूरी ये है इसे समझने के लिए कि हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक वो जिनके पास एक्सेस फंड्स हैं जो कैपिटल दे सकते हैं, और एक वो जिनको पैसे की जरूरत है। अब मान के चलिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। अभी इसमें से मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली, अभी तो बस मैं आपके साथ आपसे बस बातचीत करूंगी। हमने कहा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलिए इनके पास बहुत पैसा है। क्या नाम है आपका? अदिति के पास बहुत पैसा है। अदिति के पास बहुत पैसा है और अदिति के पास बहुत पैसा है। अब जब अदिति के पास बहुत पैसा है तो इनको रक्षाबंधन पे पैसे मिले भैया, वो भी बहुत पैसे। कितने मिले मान के चलिए? हैं? सारी बात हवाई जहाज में ही चलानी है, कोई स्कूटर पे भी चला लिया करो। मतलब रक्षाबंधन पे कोई 2-3 करोड़ रुपए खैर क्यों ही देगा, बट हम मानते हैं बच्चे के हिसाब से इनके ब्रदर जो हैं वो कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंप्लायंस ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा अर्न करते हैं। उन्होंने अपनी बहन को 1 लाख रुपए दिए। वो बहन भैया क्या करती है, जैसे 1 लाख रुपए मिले ना, रोज सुबह बैठती है, पैसे गिनती है और फिर रख के जाती है। अब इन्होंने सोचा भैया ये पैसे तो मेरे कोई चुरा भी सकता है, एक काम करती हूँ, जो मेरा रूम है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के इन्होंने कहा भैया मुझे बड़ी टेंशन है, मेरे पैसे को कोई चुरा सकता है, और अपने बेड के नीचे इन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें अपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए और उसके ऊपर सो जाती है। फिर सुबह उठती है, फिर उसमें से पैसे निकालती है, फिर काउंटिंग करती है 1 2 3 4 5 6। अब अदिति को ऐसा करते करते काफी दिन हो गए, लेकिन पैसे उतने के उतने ही रहे भैया। कितने के कितने? 1 के 1 लाख। अब मुद्दा ये उठता है कि जब पैसे 1 के 1 लाख रहे, ये बढ़ ही नहीं रहे, ये जितने हैं उतने ही हैं। लेकिन एक सिक्योरिटी है। क्या जरा बताना सिक्योरिटी क्या है? कि चोर चुरा नहीं सकता। 1 लाख ही रहेंगे, ये बात अलग है। 1 लाख 1,000 नहीं होंगे, रुपए 1 लाख रहेंगे लेकिन कम नहीं होंगे। क्या ये सिक्योरिटी है या नहीं है? लेकिन इनका पैसे के बदले पैसे नहीं आएंगे। अब इन्होंने सोचा एक काम करती हूं, किसी ना किसी को तो पैसे की जरूरत होगी, किसी ना किसी को तो पैसे की जरूरत होगी। सपोज करिए मैं बिजनेस कर रही हूं और मुझे पैसे की जरूरत है और अदिति के पास एक्सेस फंड्स है। अदिति के पास एक्सेस फंड है और मुझे फंड की जरूरत है, रिक्वायर्ड फंड है, और इनके पास एक्सेस फंड है। मुझे कैसे पता चले कि अदिति के पास ज्यादा पैसे हैं और इनको पैसे के ऊपर पैसा चाहिए और मुझे पैसा चाहिए? क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है? बिजनेस करना है। अब बच्चों ध्यान दो, अदिति ने वही काम किया। इन्होंने कहा अच्छा जब किसी को अपना सामान बेचना होता है तो एक तरीका रहता है, साइकिल उठाता है और बेचना स्टार्ट कर देता है। जैसे अभी हमने कहा टिंडल ले लो, ऐसे करके अदिति ने भी वैसे ही किया। उन्होंने अपनी स्कूटी उठाई, एक बैग लिया, उसमें नोट भर लिए और निकल पड़ी। और रास्ते में जाते हुए कहती है किसी को 1000 रुपये चाहिए, किसी को 500 रुपये चाहिए, 500 के बदले 505, 505, 1005, 2005, मतलब 2000 रुपये लो और 2005 मुझे दे दो, 5 रुपये का इंटरेस्ट ले लिया। इन्होंने स्टार्ट किया। भाई अदिति आगे आगे, पीछे जनता भाग रही है। अदिति भाग रही है आगे आगे, जनता पीछे पीछे, कह रही है मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, इतने सारे लोग इनके पीछे दौड़ रहे हैं कि भैया पैसे हमें भी चाहिए, हम तुम्हें दे देंगे, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब इंसान पैसा लेता है तो गाय बन के लेता है, लेकिन वही इंसान जब पैसा लौटाता है तो शेर बन जाता है वो, और कहता है शेर का बच्चा ही किया अच्छा। अब मुद्दा ये उठता है कि अदिति किसी को पैसा दे तो दे, लेकिन इस चीज की क्या श्योरिटी और सिक्योरिटी है कि उसके पैसे के ऊपर रिटर्न मिलेगी? इस चीज की गारंटी कौन लेगा? कोई भी नहीं। तो शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव अ सिंगल पाई टू एनीबडी। सबको भगा दिया, हट चल हट चल हट चल हट, मैं नहीं दे रही। और फिर अपने पैसे लेके वापस लौट गए घर, और फिर अपने बेड को हटाया, फिर गड्ढे में अपने पैसे रखे और सेव कर लिए। ये प्रॉब्लम अदिति की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है
जिसने अपनी मेहनत की कमाई से पैसा जोड़ा है, सेविंग्स करी है, हार्डकोर मनी है, वो पैसा देना तो चाहता है, वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन इस चीज की गारंटी कौन लेगा कि उसके पैसे के ऊपर क्या मिलेगा भाई और बहनों? रिटर्न मिलेगी। अभी तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो इसलिए तुम इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, मैं सिर्फ रिटर्न की बात कर रही हूं। मैं अभी इंटरेस्ट पे आ ही नहीं रही, मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूं बताना जरा बच्चों? रिटर्न की। अब रिटर्न की श्योरिटी कौन लेगा? और अगर इंडिया के अंदर बिजनेसमैन को सही समय पे फंड्स नहीं मिलेंगे और इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको रिटर्न नहीं मिलेगी और रिटर्न से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो वो अपना 1 रुपया भी किसी को नहीं देगा, वो अपनी ही घर में जमीन में गड्ढा खोदेगा और पैसे रख लेगा। आपने एक चीज सुनी होगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम पढ़ाई जरूर करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। आप बहुत सारे बच्चों ने कहावत सुनी होगी, ऐसा जरूर सुना होगा कि पता है हम अपना घर बना रहे थे या हमारे कोई रिलेटिव घर बना रहे थे, उनके घर के नीचे जब डिगिंग हुई ना, डिगिंग मतलब खुदाई हुई, तो वहां से एक सोने को इतना पोट निकला, सोना निकला उनके घर के नीचे से। ऐसा आपने जरूर सुना होगा, किसी ना किसी बच्चे ने जरूर सुना होगा। कितने बच्चों ने सुना है? जरा हाथ उठाना भरी क्लास में। ओके, सुना है आपने ऐसा कि जमीन में से गोल्ड निकला है। वो गोल्ड कहां से आया? वो कहीं से नहीं आया भाई और बहनों, वो आपका ही गोल्ड है। वो आपके जितने हमारी फैमिलीज हैं, वो आपके ही जो पूर्वज हैं उनकी संपत्ति है। वो कहीं से नहीं आया। ये कहते हैं ना यहां से भाई गोल्ड क्या मूवेबल होता है कि आज मैं इसके घर जाऊंगा, कल मैं उसके घर जाऊंगा? इज इट पॉसिबल? ऐसे तो हर महिला के पास गोल्ड पहुंच जाएगा, जी लल चाहे रहा ना चाहे, कल कह के आ गई इस हार को, हार कल मेरे घर आना, मुझे शादी में जाना है। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। गोल्ड इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज मूवेबल तो है, मैं ये नहीं कह रही मूवेबल नहीं है, बट सेल्फ मूवेबल नहीं है। जब कोई लेके जाएगा तभी तो आएगा। अब भाई और बहनों ये भी बात सुन लीजिए कि वो जमीन के नीचे गोल्ड कहां से आया। पहले क्या होता था, आप अपने ग्रैंड फादर जो होंगे, आपकी ग्रैंड मदर होंगी, अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं और वो अभी है, तो उनसे पूछना, पहले महिलाएं एक चेन नहीं पहनती थी, पूरी जंजीर पहनती थी। जंजीर मतलब समझ गए? इतनी मोटी, एक सेट नहीं, आजकल तो एक एक सेट पहन के सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। पहले सेट पे सेट, सेट पे सेट और सेट ही सेट पहन के रखती थी। इतना गोल्ड था इंडिया के अंदर, इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ऐसे ही नहीं बोलते थे सोने की चिड़िया। वो तो बात अलग है कि हमारा सारा सोना शिप के थ्रू लूट कर ले गए अंग्रेज। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा देश आजाद हो गया, वो भी किसकी वजह से? मेरी वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसे वाली रानी थी। तो दोबारा से आप देखो तो उनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन एक्चुअल में इंडिया के अंदर बहुत गोल्ड था। तो पुराना कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले महिलाएं जब अपने मायके जाती थी या कहीं घूमने के लिए जाती थी, तो वो क्या करती थी कि जैसे अपना गोल्ड लिया और उसको, अलमीराज तो उतनी ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं, तो इट्स बेटर वो डिगिंग करती थी, जमीन में गड्ढा खोदा और वहाँ पे पोर्ट रख दिया। और फिर होता क्या था कई बार कि पोर्ट तो रख दिया, लेकिन वो या तो उसे रख कर भूल गई क्योंकि इतनी सारी ज्वेलरी है तो भूल ही गई, या फिर वो महिला ही नहीं रही, वॉट एवर बी द सिचुएशन। जैसे पहले पुराने समय में क्या होता, जो बुजुर्ग महिला होती थी घर की, उनके ऊपर सारा कंट्रोल, वो सारा कंट्रोल रखती थी घर का, तो वो रखा तो मतलब पोर्ट तो रखा, लेकिन महिला जो है भगवान को प्यारी हो गई, तो वो गोल्ड भी भगवान को प्यारा हो गया। अब उसके ऊपर मकान बना, फिर मकान बना, फिर मकान बना, तो 2-3 जनरेशन तक एक मकान चल ही जाता है। फिर 4th जनरेशन ने दोबारा से डिगिंग करी, उसने बेसमेंट बनाया, पता चला कि नीचे से क्या निकला है, गोल्ड का क्या निकला है बच्चों? गोल्ड का पोर्ट निकला है। इसी तरीके से आज के डेट में महिलाएं घर में ना रख के किसी बैंक में, लॉकर्स में रखती हैं। लेकिन हम फिर वापस अपनी बात पे आते हैं और हम बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसे के बदले पैसा चाहते हैं, जो रिटर्न चाहते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा फंड है, वो रिटर्न चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी तरीके की कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी भाई और बहनों
नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया जिसका उद्देश्य था इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी हार्डकोर मनी मार्केट में दे रहे हैं, उनकी रक्षा करना, और उसका जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, वो सौंपी गई बच्चों सेबी को। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक संस्था कॉन्स्टिट्यूट की गई। सबसे पहले एक एक्ट बनाया गया इन द ईयर 1992, और 1992 में जब एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एक्ट को बनाया गया, तो उसका उद्देश्य था कि सेबी एक्ट का मेन एम होगा, सेबी का मेन ऑब्जेक्ट होगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब जब सेबी कॉन्स्टिट्यूट करी तो सरकार कहने लगी, बैठ जाओ बच्चों जल्दी जल्दी, सरकार कहने लगी कि सेबी नहीं, ऐसे बोला, सुन साहिबा सुन। किससे बोली ये बात? सेबी से, कि तेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कि क्या जिम्मेदारी है? कि तुम्हें जो भी इन्वेस्टर होगा उसके राइट को प्रोटेक्ट करना है। सेबी ने कहा ठीक है सर, जो आज्ञा हुजूर। कि और कि तुम्हें समय समय पे इन्वेस्टर को एजुकेट करना है, जागो ग्राहक जागो। कि जी हुजूर। कि तुम्हें, कि सेबी की, हाँ, कि तुम्हें ये जो सिक्योरिटीज मार्केट को जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उनको हम इशूअर बोल सकते हैं, उनको हम कॉर्पोरेट्स बोल सकते हैं, जो भी पैसे इकट्ठा करेगा उसको रेगुलेट करना है। और जो भी इंटरमीडियरीज होंगे, इंटरमीडियरीज का मतलब होता है जिसको पैसे की जरूरत है और जिसके पास एक्सेस फंड है, उन दोनों को मिलवाने वाले इंसान को क्या बोलेंगे? इंटरमीडियरीज। कि तुम्हें से भी इंटरमीडियरीज को भी रेगुलेट करना है। अब सेबी ने कहा कि ऐसी बात है कि हाँ, कि सर काम तो बड़ी जिम्मेदारी से निभाऊंगा, लेकिन मेरे पास ना अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। तो उस समय, जिस समय सेबी एक्ट ड्राफ्ट किया गया, तो उन्हें बोला सेबी तू चिंता मत कर, हम तुझे अस्त्र भी देंगे और हम तुझे शस्त्र भी देंगे। तो उन्होंने कहा कि अस्त्र सर, यस, सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। सेबी के पास पावर है अपने रेगुलेशंस बनाने की, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं है अभी, जब जरूरत होगी मैं बताऊंगी। तो सेबी को क्या बोला बच्चों? कि सेबी तू चिंता मत कर, हम तुझे अस्त्र भी देंगे और हम तुझे शस्त्र भी देंगे। सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। एंड आपका जो पार्ट बी है, जो सिक्योरिटीज लॉज आप पढ़ोगे, उसके अंदर तमाम रेगुलेशंस सेबी के बनाए हुए हैं। इसी वजह से भाई और बहनों, सेबी को बोला जाता है रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि उनके पास पावर है अपने रेगुलेशंस बनाने की। सेबी कहने लगी सर अस्त्र तो दिया पर शस्त्र भी बताओ। कहने लगे कि सेबी जब भी तेरी बात का कोई पालन न करे, तुम्हारे रेगुलेशंस का उल्लंघन करे, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो इंटरमीडियरीज हैं, यू हैव अ पावर टू इम्पोज अ पेनल्टी। सेबी कहने लगी, मोकाम्बो खुश हुआ। अब सेबी जो है कहने लगी सर एक बात और बता दो। कि क्या? कि सर जैसे मुझे किसी के ऊपर कोई एक्शन लेना है, मुझे किसी के अगेंस्ट कोई पेनल्टी इम्पोज करनी है, या अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, तो सर क्या मुझे बार बार आपसे पूछना पड़ेगा? वो सारी चीजें क्लियर करना चाहती है। तो उस समय एक्ट में लिखा गया कि सेबी इज एन ऑटोनोमस बॉडी। नाउ व्हाट आई मीन बाय द ऑटोनोमस बॉडी? इट मींस सेबी पूर्ण रूप से आजाद है, उसको किसी से किसी प्रकार की कोई परमिशन, कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आपको अभी तक जितना भी मैंने आपके साथ बातचीत करी लेक्चर के दौरान, आपको एक बात तो समझ में आ चुकी है कि सेबी क्या है, और यह भी समझ में आया होगा कि सेबी क्यों है। अब हम जब इंडिया के अंदर
अगर मैं सीधा आते ही आपसे बोलने लगूँ ट्रेडिंग फलाना ढिकाना बीएससी एनएससी सेंसेक्स, तो मतलब बच्चे को ठीक है आपको समझ में आएगा, वो है ठीक है, सब चीजें हैं। ट्रेडिंग आपको करनी है, और ट्रेडिंग जब होती है जब में पैसा होता है, और जब पैसा आता है ट्रेडिंग करनी आ जाती है। वो बच्चा है, मासूम है, अभी पढ़ने आ रहा है, उसका सिलेबस है, उसे वो पढ़ना है। मेरे को पता है ट्रेडिंग कैसे होती है, डीमेट अकाउंट क्या, फलाना ढिकाना, वो सब कुछ, लेकिन फिलहाल उस बच्चे को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, उसे समझ में तो आए कि मार्केट है क्या, क्या है कैपिटल मार्केट। पहले ही दिन स्टॉक एक्सचेंज फलाना ढिकाना लिस्टिंग पिस्टिंग, स्टूडेंट गेटिंग कंफ्यूज्ड। फर्स्ट यू ट्राई टू कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बिल्डअप करने पे। अब हमने यहाँ पे एक बात तो समझ ली कि अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है तो हमारी मार्केट स्ट्रांग होनी चाहिए, और कौन से वाली मार्केट स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट इज टू बी फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट बहुत बात की बात है, क्या वर्ड यूज किया मैंने, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है एक ऐसी मार्केट जहां पे जिसके पास एक्सेस फंड्स हैं और जिसको पैसे की जरूरत है, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। बच्चों फाइनेंशियल मार्केट 3 पिलर्स पर टिकी होती है। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब ये जो मैंने आपको बताया, जिसको पैसे की जरूरत है और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उस तक पहुंचाने का जो काम होता है, इसे बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम भी होता है ये फाइनेंशियल सिस्टम। सिस्टम शब्द बहुत जगह यूज किया जाता है, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से जब कोई काम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम। आपने देखा होगा हर कोई बोलता है अरे यार उसके यहाँ का सिस्टम तो बहुत अच्छा था। सिस्टम मीन्स अ वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इन अ ऑर्गेनाइज मैनर, जस्ट लाइक अ डाइजेस्टिव सिस्टम, यूनिवर्स सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। इसी तरीके से इंडिया के अंदर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर हैं। कितने पिलर हैं जरा बताना, 3। फाइनेंशियल मार्केट, इंटरमीडियरीज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट। कितने बताए जरा जोर से बताओ फटाफट। नंबर 1 फाइनेंशियल मार्केट, नंबर 2 इंटरमीडियरीज, और नंबर 3 हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मार्केट, प्रोडक्ट और इंटरमीडियरीज। अब हमने कहा मैम एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछना चाहती हूँ। जिस कंट्री का सिस्टम जितना ज्यादा अच्छा होगा उस कंट्री की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, और जिस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम जितना खराब होगा उस कंट्री की ग्रोथ उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब 1991 के बाद जब सेबी एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया, तो सेबी एक्ट को लाने के पीछे सबसे बड़ा रोल जो था गवर्नमेंट का वो ये था, जस्ट टू रिपोज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर। जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास जीतना, क्योंकि अगर हमने इन्वेस्टर का विश्वास जीत लिया तो वो अपना पैसा देगा, और अगर हमने उनका विश्वास नहीं जीता तो वो पैसा भाई और बहनों नहीं देगा। तो इसका मतलब सेबी जो है वो पूरी मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी के साथ साथ आरबीआई का भी मुख्य रोल है, वो मैं आगे चल के डिस्क्राइब करूंगी। तो अब हम यहाँ पे पहुंचे कि जिसको पैसे की जरूरत है और जिसके पास एक्सेस फंड है, ऐसे मार्केट को, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। कितने पिलर है बच्चों, 3। फाइनेंशियल मार्केट, इंटरमीडियरीज एंड प्रोडक्ट। अब मुद्दा ये उठता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ और उसी से फिर आगे बढ़ेंगे। मान के चलिए आपको 5 किलो आलू की जरूरत है। आलू तो सब जानते ही होंगे, आर यू हियर्ड अबाउट द पोटैटो? ओके, ऑल आर इंडियंस ना, तो कुछ कुछ हिंदी कुछ कुछ इंग्लिश आप समझ लेते हो। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ बच्चों को आलू का भी नहीं पता होगा। एवरी टाइम जब भी वो कुछ खाएंगे आलू ही खाएंगे, लेकिन आलू नहीं पता होगा, पोटैटो पता होगा। या ऑफ कोर्स या, ठीक है। तो आपको अगर 5 किलो आलू की जरूरत है तो 5 किलो आलू लेने के लिए आप कहाँ जाओगे? जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की। रास्ते में कोई भी मार्केट, आपके घर के आजू बाजू से कोई भी निकलेगा और बोलेगा आलू ले लो, है ना, 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, आप वहीं से ले सकते हो या पास वाली कोई छोटी सी दुकान से ले सकते हो। लेकिन मैं आपकी बात को बदल देती हूँ और हम दूसरी तरफ चलते हैं। मान के चलिए आपका कोई होटल है और आपका कोई रेस्टोरेंट है जिसमें टिक्की बनती है, समोसे बनते हैं,
पकौड़ी चाट एंड ऑल दैट। अब ज़्यादा बात नहीं करी, पानी आ जाएगा तुम्हारे। इस टाइप का उनका कोई काम है, तो उनको बहुत आलू की ज़रूरत है। एक महीने में 1 ट्रक आलू की ज़रूरत पड़ती है। वो आलू लेने कहाँ जाएंगे बताइए ना? वो आलू लेने कहाँ जाएंगे? महीने में जयपुर में आलू लेने जाएंगे। कोई बात नहीं, आपने ये नहीं बोला चांदनी चौक में आलू लेने जाएंगे। अब ये स्थिति ऐसी हो रही है आजकल फोन चला के बच्चों में। हाँ, तो देखिए भाई और बहनों, उसको साल में 12 ट्रक आलू चाहिए, 1 महीने में 1 ट्रक आलू चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि वो आलू कहां से बुक करेगा। देखते हैं क्या क्या जवाब देंगे। हाँ, कोल्ड स्टोरेज से। कुछ बच्चे जो हैं जहां आलू ज़्यादा होता है उनके हर 4 किलोमीटर में एक कोल्ड स्टोरेज होता है। अगर आप आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मथुरा अगर जाओ तो हर 4 किलोमीटर में आपको एक कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा। कोई भी बिल्डिंग है, घर नहीं है, वो आलू जैसे चांदनी चौक में लहंगा पहना देते हैं ना जबरदस्ती, ऐसी कोल्ड वाले खड़े रहते हैं, आलू आलू आ जाओ, आलू आलू। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वृंदावन भी देखते होंगे, देखते हो ना, वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे जो भी गाड़ी आती है उसे रोकते हैं, रुक जा भैया, भगवान जी के दर्शन करने हैं। अब भगवान जी के दर्शन करने के लिए आदमी आया तो भगवान जी के ही दर्शन करेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब वो ये कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे बांके बिहारी टेम्पल की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे प्रेफरेंस बढ़ती चली जाती है। दर्शन करने हैं भैया, क्या करने आए मियाँ? लहंगा खरीदने आए हैं कि दर्शन करने हैं? दर्शन तो करने ही है। कौन से वाले दर्शन करने? आ जाओ, वीआईपी दर्शन कराएंगे। कितने रुपए? 300 रुपये। ऐसे बोलते 300 रुपये नहीं करने, हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर थोड़ा आगे चलोगे, वीवीआईपी दर्शन कराएंगे। मैंने कहा वो कैसे होते हैं? मैंने सीधा भगवान कृष्ण से हाथ मिलवा दो, आज 1000 का नोट देंगे। वीवीआईपी दर्शन, अरे भाई दर्शन करने जब इंसान आया है तो तरीके से ही दर्शन करेगा। वीवीआईपी का मतलब क्या है? भगवान ही सबसे बड़े वीवीआईपी हैं, और जब उन्हें किसी को दर्शन देने होते हैं तो हो सकता है पीछे खड़ा हुआ इंसान जो है सबसे कोने में खड़ा है उसको बहुत अच्छे दर्शन हो जाए। और बांके बिहारी जी के यहाँ तो ऐसा होता ही है, जितने जितने आगे जाते हैं उतने उतने चांसेस मुझे तो ऐसे लगते हैं पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। और माला तो भाई साहब ऐसे कलेक्ट करते हैं कि सीधा हमें ही मिल जाए, है ना। तो भगवान के प्रति प्रेम भी है, और प्रेम के साथ साथ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस हो तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ तो आपने बांके बिहारी में देखा ही होगा, आप पीछे की तरफ से कभी भी दर्शन करना तो बड़े अच्छे दर्शन होंगे। बहुत सारे लोग बांके बिहारी दर्शन करने जाते हैं, लेकिन बांके बिहारी टेम्पल की कहानी क्या है किसी बहुत कम लोगों को पता है। बहुत लोगों को पता होगी वो बात अलग है, लेकिन हमें पता भी होनी चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आस्था का प्रतीक है, खैर कोई बात नहीं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि बाई चांस चलते चलते ना अगर मेरे हाथ में कोई टीका है ना और मैंने दीवार पे टीका लगा दिया तो पीछे से सब टीका लगा देंगे, चाहे कुछ भी करना है। ऐसा कल्चर है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, एक बार तुम नीचे लेट के टच करो तो सब नीचे लेट के टच करेंगे। बस यही रहता है कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे भी मिल जाए, व्हाटएवर भी। तो अब मैंने आपसे कहा कि अगर आपको 1 ट्रक आलू की ज़रूरत है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे कि हम किसान से अप्रोच करेंगे। इसी तरीके से बच्चों 2 तरीके की मार्केट होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। वन इज़ मतलब फाइनेंशियल मार्केट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करती है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करती है। आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़े तो हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझ ली। हमने कहा जी फाइनेंशियल सिस्टम होता है, फाइनेंशियल सिस्टम के कितने पिलर होते हैं? 3 पिलर होते हैं। क्या क्या जरा बताओ आप ही। 1 इज अ फाइनेंशियल मार्केट, सेकेंड 1 इज अ इंटरमीडियरीज एंड थर्ड 1 इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि मैंने एग्जाम्पल जब ले ही लिया सब्जी का, तो मैं अब सब्जी से ही आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी। तो आपने देखा होगा जब आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हो, सब्जी मंडी में जाते हो, तो सब अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। आलू ले लो, टमाटर ले लो, लौकी, मटर, फलाना ढिकाना। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल मैं देके बताती हूँ। जैसे आपने लौकी का नाम सुना, लौकी, तो वो 2 तरीके की होती है, गोल होती है, एक थोड़ी अलग शेप में होती है। इसी तरीके से बच्चों शेयर्स की अगर हम बात करें, शेयर्स भी आपके एक होते हैं इक्वल राइट्स के, एक होते हैं डीवीआर। ऐसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। आप इक्विटी शेयर ले लो, प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, डिबेंचर्स ले लो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ले लो, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शली कन्वर्टेबल, इंडिया के ले लो, बाहर के ले लो, एडीआर, जीडीआर,
है ना, IDR। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बताए मैंने, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में भी कई तरीके के होते हैं, सुना होगा ना आपने डिबेंचर्स, जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल हो सकते हैं, ना 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 ना, भूल कर भी नहीं। इसी तरीके से आपके बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में भी अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स नजर आएंगे। आपको पैसा देशी चाहिए या विदेशी चाहिए, इंडिया का चाहिए, फॉरेन का चाहिए। इंडिया में अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर्स हैं, वही शेयर्स अगर अब्रॉड में इशू कर रहे हैं तो वो ADR हो जाते हैं। भाई कॉन्सेप्ट समझिए ना, आप इंडिया में दही खाते हो तो वो कर्ड या दही है, ठीक है, और अगर फॉरेन में खा योगर्ट, है ना। तो इसी तरीके से इंडिया में शेयर्स हैं और अब्रॉड में ADR GDR से, बहुत सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इवन अगर हम फंड्स की बात करें तो फंड्स भी दो तरीके से हम रेज कर सकते हैं। कैसे कैसे जरा बताओ सारे बच्चे, इंडिया से भी कर सकते हैं और फॉरेन कंट्री से भी। कहां कहां से जरा बताओ फटाफट, इंडिया से भी और फॉरेन कंट्री से भी। अच्छा एक बात बताओ, जब तक बात इंडिया की रहेगी तो पिक्चर में से भी रहेगी, लेकिन इंडिया के बाहर जाओगे तो, इंडिया के बाहर जाओगे तो कौन आ जाएगा पिक्चर में, फेमा, RBI। मैंने कहा था थोड़ी देर बाद मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी। तो पिक्चर में कौन आ जाएगी जरा बताना, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। जब भी कभी हम कोई फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, पैसा आना है या पैसा जाना है, तो पिक्चर में रोल आ जाएगा फेमा एक्ट का, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है हमारी RBI। तो इट मीन्स अब फिर से बताओ, फंड कहाँ कहाँ से, पीछे वाले बच्चे भी, ये फंड कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं और अब्रॉड से भी कर सकते हैं। इंडिया में उसी को शेयर्स बोलते हैं और अब्रॉड उसी को ADR बोलते हैं। इंडिया में हम बोलते हैं बॉन्ड्स, सिंपल बॉन्ड्स बोलेंगे, और बाहर से अगर हम फंड रेज करेंगे तो उन्हें बोलते हैं FCCBs। क्या बोलते हैं जरा बताना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ऐसी जब इंडिया में हम या तो दही बोलते हैं या थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं तो कर्ड बोल देते हैं, ऐसी अब्रॉड में से क्या बोलते हैं, योगर्ट। अब जब नाम होता है तो इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, यार दही नहीं खानी ना कर्ड खानी, हमें योगर्ट खानी है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों, अब कैपिटल मार्केट पे आते हैं, तो बताइए कितने तरीके की फाइनेंशियल मार्केट होती है, कम ऑन जल्दी जल्दी बोलना है। पहला फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 2 parts. Financial market is divided into 2 parts. One is a money market, second one is a capital market. पहली कौन सी है, मनी मार्केट, दूसरी कौन सी है, कैपिटल मार्केट। पैसे की जरूरत शॉर्ट टर्म नीड के लिए है, यू गो फॉर मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए चाहिए, सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड द बिजनेस, यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यू आर इंटरेस्टेड टू मॉडिफाई द बिजनेस, यू आर इंटरेस्टेड टू बाय अ मशीनरी जो कि हमें इंपोर्ट करनी है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप रुक करोगे कौन सी मार्केट का, कैपिटल मार्केट। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? दिस इज अ वेरी बेसिक क्लास, अ वेरी बेसिक क्लास, जिसमें सिर्फ हम सिर्फ एक रिलेशनशिप बना रहे हैं कि कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अगर हम आगे चले, हमने कहा जी अगर कंपनी को, अगर कॉर्पोरेट्स को लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत है तो कौन सी मार्केट में जाएंगे, कैपिटल मार्केट, और शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है मनी मार्केट। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। तो हमारी जो कैपिटल मार्केट है वो भी डिवाइड हो जाती है आगे, वन इज अ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी। बहुत आराम से सुनना और प्यार से सुनना। किसान ने फसल लगाई और किसान से डायरेक्ट आलू खरीद लिए तो प्राइमरी हो गया। किसान ने आलू बेच दिए और मार्केट में आलू पहुंच गए और होलसेलर के थ्रू हमने खरीदे, वो क्या हो गई, सेकेंडरी मार्केट। ऐसे ही कॉर्पोरेट्स करते हैं। अगर कंपनी डायरेक्ट शेयर इशू करती है, अगर कंपनी डायरेक्ट शेयर इशू करती है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं, कम ऑन, प्राइमरी मार्केट। और जब कंपनी वो शेयर इशू कर चुकी होती है और उसके बाद शेयर्स की जब ट्रेडिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अगर हम बात करें बच्चों, सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज हियर, ये देखिए। सो अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, वन इज अ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है, देखो मैंने आपसे पहले भी बोला, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करिए। बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तो बहुत लिख दोगे,
जब आपको यही नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट क्या है तो आप लिख नहीं पाओगे। एक और चीज़ सुनिए, जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मतलब जो हम बुक 1 to 1 पॉइंट जो पढ़ा रहे हैं उसमें से हमारा 20% स्किप हो जाता है। 80% भी तब याद रहता है अगर उस चीज़ को 3 बार रिपीट करें। अगर मान के चलो आप एक पेज याद करो ना और उसे 3 बार याद करो, पेज को एज इट इज़ लर्न करो, तो आपका माइंड ये कहता है कि मैं 80% ही याद कर सकता हूँ, 20% मैं फिर भी भूलूंगा। याद करो, अगर क्या बोला मैंने, याद करो। लेकिन मैं बच्चों आपसे एक चीज बताना चाहती हूं कि अगर तुम्हारे ब्रेन ने उस चीज को समझ लिया तो तुमने अगर एक ही बार उसे ढंग से सुन लिया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके ब्रेन किस तरीके से चीजों को कैप्चर करता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि शॉर्ट फॉर्म बता दो मुझे। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने मूवी 2 बार देखी होगी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक ही बार देखी होगी, या देखी भी नहीं होगी, सिर्फ सुनी होगी। DDLJ आपको याद है, क्यों याद है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है वो एंटरटेनमेंट है, वो इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए हमें वो याद है। जैसे मैं आपको एक डायलॉग बताऊं कि अब तो हो गई तू सिखड़ी, ये कौन सी मूवी का डायलॉग है कि अब तो हो गई तू सिखड़ी? ये बॉर्डर मूवी का डायलॉग है, सन्नी देओल ने बोला है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ, देखो मैंने पूरा नहीं बोला, पहले ही बता दिया सन्नी देओल बोला, तुझसे तो बड़े मजाक किया हो, ठीक है। देखो आंसर खुद से खुद आ रहे हैं ना, खुद से खुद, तुझसे तो बड़े मजाक किया हो। तो ये किसने बोला है? काजोल ने बोला है। इट मीन्स अगर हम बात करें कि हम क्या है, मतलब एज ए ह्यूमन, ये समझिए आप इस बात को। अगर मैं आपको पकाऊं ना ढंग से पढ़ाई में तो तुम आधे घंटे बाद मुझसे हाथ जोड़ लोगी, मैडम छोड़ दो। लेकिन अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करूं, तो आप कितनी भी देर पढ़ सकते हो, ये मुझे भी पता है क्योंकि मेरे को भी बहुत पकाया गया। जनरली मुझे ये नहीं समझ में आया, मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ाई करी, जो मेरी क्लास 12 तक जो पढ़ाई हुई, मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक भी कि बच्चे को 8:30 बजे स्कूल में क्यों बुलाते हैं और उसे 1:30 बजे तक क्यों पकाते हैं, और 8:30 बजे बच्चे स्कूल जाने के लिए सुबह 6 बजे जगता है, और उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से नहाना ही पड़ेगा और उसे स्कूल जाना ही पड़ेगा। 8:30 बजे बच्चा इंडिया में यही होता है ना, स्कूल जाता है, फिर उसकी प्रेयर होती है, प्रेयर एज यूजुअल, आई लव माई इंडिया, सबसे पहली चीज, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। प्लेज बहुत अच्छा है, मैं भी अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ शरारती बच्चे कैसे करते हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट यू, है ना। बहुत अब भाई जब पूरा हिंदुस्तान हमारा भाई और बहन होगा तो शादी करने लंदन जाएंगे हम, तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। उसी के साथ साथ आप एक चीज़ आपने शायद नोटिस नहीं करी कि हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं बोल रही, बट ज़्यादातर स्कूल में गेम्स पीरियड होते थे, क्योंकि मैं भी अच्छे खासे ठीक ठाक स्कूल से बड़ी हुई हूँ, बहुत सारे पैसे मेरे पेरेंट्स ने भी खर्च किए कॉन्वेंट के नाम पे, तो वहाँ पे गेम्स पीरियड होता था। गेम्स पीरियड में लड़के तो बेचारे कोशिश करते, किट विट पहन के बैट वैट लेके जाते थे, 2-4 बॉल खेल, लड़कियाँ गॉसिप करती थी, इसकी बात उसकी बात, पीरियड खत्म। लड़कियों को तो बेचारों को गेम्स का पता ही नहीं चला गेम्स पीरियड कब हुआ। इसके अलावा कोई ना कोई टीचर एब्सेंट, अब जो टीचर एब्सेंट है उसकी जगह जो दूसरी टीचर आती है वो आराम से आके अपना कुछ कर रही होती है, बच्चे अपना गॉसिप कर रहे, आधा घंटा उसका खराब। बीच में इंटरवल होता है, जो ब्रेक पीरियड होता है लंच वंच का, उसमें टाइम बच्चे का जाता है। अगर ऑन एन एवरेज इसके बावजूद भी 8:30 बजे बच्चे स्कूल में आया, 1:30 बजे तक बच्चे स्कूल में रहा, 2:30 बजे बच्चे स्कूल में पहुंचे, 4 बजे ट्यूशन पढ़ने गए। TS ग्रेवाल से आपने कितने ट्यूशन पढ़े? आप कितनी मोटी मोटी बुक लेके घूमे हो बताओ? हर महीने ट्यूशन भी पे किया होगा आपने, फीस पे की होगी। अब ट्यूशन में सुन लो, बच्चा 1 घंटे के लिए ट्यूशन जाता है, उसमें से एक क्वेश्चन ट्यूशन वाला भैया सॉल्व करता है, एक क्वेश्चन आप करते हो, बाकी मारते हैं गप्पे, और ट्यूशन के बाद एक पेटीज खा के फिर घर आ जाते हैं। अभी तक तो यही चला है। पूरे साल में TS ग्रेवाल की पहली वाली बुक चली है, लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे बस कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया AS3 में, और रेशो एनालिसिस के कुछ फॉर्मूले रट लिए, डेटर टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, और रेशो आज तक समझ नहीं आया कि 2:1 होता क्यों है। तो मतलब कहानी अगर देखिए तो अब ये देखो, इतने सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा सबने पैसे ट्रांसफर करें उस अकाउंट में। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बिना ट्रांसफर करे यहाँ पहुंच गया होगा। सब 12th पास है, और अगर नंबर पूछो तो 100 में से 98 होंगे, किसी किसी के 89 होंगे, किसी के 78 होंगे, किसी के 65 होंगे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के। लेकिन मुद्दा ये है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता क्या है, भैया को भी नहीं पता जो पढ़ा रहा है। वो तो एक क्वेश्चन कराता है, 2-3 तुम्हारी बातें करता है, उसका भी बढ़िया एंटरटेनमेंट चल रहा है, एक बैच के बाद दूसरा आ जाता है, ऐसे ही चलता था ना।
ऐसी आपने ट्यूशन, कितने बच्चों ने ट्यूशन पढ़ा, हाथ उठा के बताइए जरा। वो तो आपका बस नहीं चला, नहीं तो आप बिजनेस स्टडीज का भी ट्यूशन पढ़ लेते हैं। और जीडीपी एट एमपी, एमपी क्यों आ रही है, कभी एफसी आ जाता है, कभी एमपी आ जाता है। रट रोट आगे तुमने इकोनॉमिक्स पास करी, ऐसी हुआ होगा ना कुछ कि जीडीपी एट एमपी याद है, नहीं है? जीडीपी एट एमपी, यार जीडीपी ऊपर लिखा, एमपी नीचे लिखा, ये तो बड़ा हिसाब किताब है। ठीक है, बचते बचाते तुम H2SO4 से बचे थे, फिर जीडीपी एट एमपी में फंस गए, है ना? तो वो तो खैर केमिस्ट्री तो आज तक समझ में ही नहीं आई। और बैटल ऑफ प्लासी, याद है बैटल ऑफ प्लासी? उस समय तो हिस्ट्री पढ़ के ऐसा लगता था ये भगवान परमात्मा बस आज ही उठा ले, आज के बाद हमें जिंदगी मत देना, क्योंकि हिस्ट्री में जो रट्टे आपने मारने की कोशिश करी होगी वो एक्सट्रीम लेवल का था। लड़कियां तो फिर भी रट लेती हैं, लड़कों को तो कुछ कहानी समझ नहीं आती। तो इट मीन्स करते कुराते जैसे तैसे करते अब तुम यहाँ पहुंच चुके हो। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल फंडामेंटल बता देती हूँ, कोशिश मैंने भी रटने की बहुत करी थी। पूनम गांधी पूरी रट ली थी बिजनेस स्टडीज़ की, बट समझ में लास्ट में यही आया था कि प्लानिंग इज अ स्टेज वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये तो मुझे भी याद है। ठीक है, तो मतलब इतना रटा था, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई समझे कैसे। तो मैं आपको रटवाना नहीं चाहती, और आप रट भी नहीं सकते, क्योंकि एक एक बुक में 18 एक्ट है, एक एक बुक में 20 चैप्टर है। बस आप समझ लो, और इसके अलावा तुम लिखना सीख लो। अगर वन शॉट सिंगल अटेम्प्ट का गेम है CS, इससे ज़्यादा नहीं लगता। बस बच्चे को डायरेक्शन सही देनी है और डराना कम है। लेकिन CS में डराया ज़्यादा जाता है, डायरेक्शन कम दी जाती है। भैया अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो मैं भी ठीक ठाक बोल लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को जिस लैंग्वेज में समझ में आएगा मैं वही डिलीवर करूँगी, जिस कॉन्सेप्ट से उसे समझ में आएगा मैं वही कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगी। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम अभी की बात करें तो कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। अब कॉर्पोरेट्स जब डायरेक्टली मार्केट से फंड रेज करेंगे तो अगली बात सुनना बच्चों ध्यान से, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। कंपनी कहने लगी आई एम इंटरेस्टेड टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। सो ये कौन सी मार्केट है जरा बताना, कम ऑन। अगर कंपनी इज इंटरेस्टेड टू रेज फंड फ्रॉम मार्केट, ये कौन सी मार्केट है? कैपिटल मार्केट में भी कौन सी मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। सेबी कह रही है, कंपनी कह रही है मुझे पैसे, अब मैं हिंदी में बोल देती हूँ, कंपनी कह रही है मुझे मार्केट से पैसा उठाना है। सेबी कह रही है औकात है तेरी? कि औकात सर, कि यस आइदर एलिजिबिलिटी है कि सर है। सो सेबी ने क्या किया, अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेबी को किस चीज की जिम्मेदारी सौंपी है कि तुम्हें क्या करना है, रेगुलेट करनी है मार्केट। अब सेबी कैसे रेगुलेट करेगी बताइए जल्दी से, कम ऑन। सेबी कैसे रेगुलेट करेगी? अब हर कंपनी में जाके उसकी गर्दन थोड़ी पकड़ लेगी BOD की, पैसे कैसे उठाए तूने? सिंपल सी बात है, सेबी के अपने क्या होंगे, रेगुलेशंस। Whenever any company is interested to raise fund from the market, इस मार्केट को बोलेंगे कैपिटल मार्केट का कौन सा पार्ट है? दिस इज अ कम ऑन प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी डायरेक्ट फंड रेज करती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। तो सेबी क्या बोलेगी जल्दी बताओ, सेबी क्या कहेगी कंपनी से, कंपनी की क्या औकात है तेरी कि सर ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत बोलो। कि क्यों, मेरे को बिठा रखा है गवर्नमेंट ने और बोल रखा है रेगुलेट करना है। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करोगे देन ओनली यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू मार्केट। तो कंपनी कहती है नहीं तो सर, नहीं तो बैठे रहो। अब इस चीज को चेक करने के लिए आपके यहां एक चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया भाई और बहनों। चैप्टर का नाम है ICDR रेगुलेशन। ICDR रेगुलेशन क्या बोला मैंने जरा बताना, बोलना पीछे वाले बच्चे, ICDR रेगुलेशन। अब फुल फॉर्म सुन लो, याद रहेगी हमेशा। हमने कहा सेबी क्या चेक करेगी, जल्दी बताओ फटाफट। अब घर जाके वर्ड मत यूज करना कि घर जाके बोलो अपनी बहन तेरी औकात है मुझसे बात करने की, ICDR पढ़ के आया हूं ठीक है। ICDR की फुल फॉर्म है इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस। और ये रेगुलेशन किसने बनाए, सेबी ने। और क्यों बनाए जरा बताना, कम ऑन। इफ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट देन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए। और दूसरी बात सुनो, आपके चैप्टर है ICDR के नाम से, बड़ी हवाबाजी है ICDR की, ये ICDR वो ICDR। अब सुनिए जरा ध्यान दीजिए, जब हम ICDR रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, जब भी कभी रेगुलेशन की बात करेंगे कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉज में, तो वो रेगुलेशंस किसके बनाए हुए होंगे, सेबी के। सो एज ए कंप्लायंस ऑफिसर, इफ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट देन इट्स योर ड्यूटी कि कंपनी एलिजिबल है या कंपनी एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात ICDR में ये बोला है कि अब तुमने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए कि हाँ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनको हिसाब देना पड़ेगा। कि हिसाब तो तब देंगे जब हिसाब बनेगा सर।
और हिसाब कब बनते हैं, अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड करने, तब तक तो दुनिया लुट जाएगी। तो फिर क्या करें, कंपनी कह रही है सर क्या करें सेबी से कि तुम्हें ना समय समय पे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। इट मीन्स अगर कोई कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है एंड अपने आप को लिस्ट कराती है, देन इन दैट सिचुएशन उसको डिस्क्लोजर्स देने होंगे। कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट टू डिस्क्लोज। व्हाई डिस्क्लोजर, रीजन क्या है उसके पीछे, कि उसके पीछे रीजन ये है कि तुम अलग अलग तरीके से पैसे इकट्ठे करोगे। कि सर कैसे, एक तो हो सकता है आम जनता से पैसे ले, एक हो सकता है सेलेक्टेड लोगों से फंड रेज करें, तो इसे बोलते हैं सेलेक्टेड लोगों से। अच्छा देखो, जब भी कभी आम जनता होती है तो जनरल बोलते हैं, और जब भी कभी लोग सेलेक्टेड होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ही ना एक प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, एक होता है नॉर्मल इशू, एक क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट नॉर्मल से कैसे अलग है, जरा बताओ कमान, जल्दी बताओ। कि वहां पे ज्यादा लोगों को फंड नहीं रेज किया जा रहा है, सिलेक्टेड लोगों से रेज किया जा रहा है, तो उसे क्या बोल देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से कहा कि आप जो है, आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपका राइट है, आपको इशू दे रहे हैं, तो उसे बोल देते हैं राइट इशू। फ्री ऑफ कॉस्ट इशू आ रहा है तो उसे क्या बोल देते हैं, बोनस इशू। मतलब मेरे पास एक शेयर है, एक मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, बोनस इशू। तो जो भी इशू कंपनी लेकर आएगी, आइदर द राइट इशू, मैं समझाऊंगी सब, अभी सिर्फ मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। इट्स ओनली वर्बल डिस्कशन अबाउट द सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ क्लास, इट्स नॉट अ लेक्चर नंबर 1 और 2, नो, इट्स जस्ट टू अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट। तो बताइए जल्दी से, चाहे वो राइट इशू हो, चाहे कौन सा इशू हो, बोनस इशू हो, चाहे आम जनता से पैसे इकट्ठे कर रहे हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, तो आपको कौन से रेगुलेशन का पालन करना है, ICDR। अब कंपनी कहने लगी सर कि हाँ बताइए, ये पीछे वाले बच्चे प्लीज अलर्ट, यस हेलो, पीछे वाले बच्चे अलर्ट रहे, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है पीछे वाले बच्चों को, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, अगली बात सुनिए ध्यान से। अब जब कंपनी के मार्केट में इशू आ चुका है, जो फर्स्ट टाइम इशू आता है, क्या बोला मैंने, बोलो सारे बच्चे, फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इशू आता है उसे बोलते हैं IPO। IPO, I मीन्स इनिशियल, P फॉर पब्लिक और O फॉर ऑफर, तो पूरा नाम क्या हो गया, IPO। और बाद में फिर आएगा फर्दर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, FPO। बड़ा सिंपल है। तो देखो अब मैं आपके सामने कुछ बातें बोलूंगी, आप समझना जरा। सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के कितने पिलर हैं, आप आंसर दोगे, यस कितने पिलर हैं, 3 पिलर। पहला फाइनेंशियल मार्केट, आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। दूसरा, तीसरा, फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू, लॉन्ग टर्म नीड है तो कहां जाएंगे, और शॉर्ट टर्म नीड है तो, उसी के साथ हमने कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज अ प्राइमरी एंड सेकंड वन इज अ। अब सुनो जरा, जो प्राइमरी मार्केट होती है, कंपनी डायरेक्टली बोलती है मुझे पैसों की जरूरत है, मैं फंड रेज करूंगी। अब फंड रेज करने के उसके पास 2 तरीके हैं, आइदर यू गो फॉर कमान ऑनर्स फंड, आइदर यू गो फॉर बोरोड फंड, आइदर ओनर्स फंड इन इंडिया, आइदर ओनर्स फंड आउटसाइड इंडिया। इंडिया से कर रहे हैं तो नाम क्या हो गया, शेयर, और बाहर से कर रहे हैं तो ADR। इतनी बात समझ में आई। आइदर यू गो फॉर बोरोड फंड आइदर इन इंडिया, इंडिया से कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और बाहर से कर रहे हैं तो FCCBs। इतनी बात समझ में आ गई। अब कंपनी कहने लगी सर कि हाँ एक इंतजाम और करा दो, एक इंतजाम और करा दो, कि क्या, आप हमारी ट्रेडिंग और करा दो शेयर्स की। कि ट्रेडिंग, कि हाँ, कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेड करना। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अपना कुछ भी सामान नहीं होता, दूसरे आपस में ही खरीद बेच रहे होते हैं, है ना। तो अब कंपनी क्या चाहती है कि उसके शेयर्स की क्या हो जाए, कम ऑन जल्दी बोलिए, क्या करवानी चाह रही है, ट्रेडिंग। हमने कहा कंपनी ये बता तुझे क्या दिक्कत है, तुम ट्रेडिंग क्यों करवाना चाहते हो। कहने लगी मैं ट्रेडिंग इसलिए कराना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जाने, मेरे कंपनी का नाम हो, कंपनी का, उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स है उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। वाई ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ये तमाम चीज़ें किताब के अंदर लिखी हुई है, वो भगवान की, मुझे भगवान के आशीर्वाद से बस सारी चीज़ें याद है, तो इसलिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ। तो अब कंपनी क्या कह रही है कि मेरे को क्या करानी है बच्चों, ट्रेडिंग। हमने कहा आप ट्रेडिंग क्यों कराना चाहते हो, रीज़न बताइए, क्या फ़ायदा होगा ट्रेडिंग कराने से।
और हम टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं लिस्टिंग कराना चाहते हैं, लिस्ट में नाम डलवाना चाहती है ताकि ट्रेडिंग हो सके। तो इसके लिए अगर कोई भी कंपनी अपनी कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए फिर पिक्चर में आ जाता है कौन? सेबी कहने लगे एक कंपनी है क्या? फिर वही क्वेश्चन, तेरी औकात है कि सर तुम बताओ करना क्या है? कि कुछ नहीं करना, मेरे रेगुलेशन फॉलो करने हैं। कि सर नाम बता दो। और नाम है उनका LODR रेगुलेशन, LODR रेगुलेशन। अब ये सारे टर्म आपके लिए बहुत नए होंगे अगर मैं ऐसे पढ़ाती, वन इज ICTR रेगुलेशन, सेकेंड वन इज LODR रेगुलेशन, ये तो पता चलता लेकिन यही नहीं पता चलता है क्यों। तो इसका मतलब फिर दोबारा से पिक्चर में कौन आई? सेबी क्या कहने लगी? सेबी कंपनी से क्या बोलती है तेरी? कहने लगी सर औकात है, बताओ करना क्या है? कि जस्ट टू फॉलो द LODR रेगुलेशन। LODR का मतलब है लिस्टिंग, ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर, रिक्वायरमेंट, रेगुलेशंस। ठीक है बच्चों, तो बताओ कितने चैप्टर? 3 चैप्टर बता दिया आपके सिलेबस के, एक तो पूरा एक्ट ही बता दिया। क्या नाम है तेरे पीछे वाले बच्चे बताएंगे? बताना जरा एक्ट का नाम। सेबी एक्ट 1992। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, सेबी इज अ वॉच डॉग ऑफ इन्वेस्टर। तो उसमें बस एक ही बात याद थी, वॉच और डॉग। ठीक है, तो सेबी एक्ट 1992, एक तो ये चैप्टर है आपके यहाँ। दूसरा चैप्टर आपके यहाँ पे है ICTR रेगुलेशन। तीसरा चैप्टर आपके यहाँ पे है LODR रेगुलेशन। अब फिर कहने लगे सर मेरी क्या करा दो? लिस्टिंग। अब लिस्टिंग करानी है तो लिस्टिंग कराने के लिए जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज। अब कंपनी कह रही है मैं भी आ जाऊं क्या स्टॉक एक्सचेंज पे? तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी से कहती है कंपनी, सुनना ध्यान से सारे बच्चे, हेलो पीछे वाले बच्चे सुनो जरा। अब कंपनी कह रही है सर स्टॉक एक्सचेंज को मैं ही कंट्रोल करना चाहती हूँ। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा थप्पड़ ऐसा लगेगा बहुत दूर जाके गिरोगे, स्टॉक एक्सचेंज में दिख मत जाना। कि फिर कि देखो जब प्राइमरी मार्केट थी तो प्राइमरी मार्केट में तुम्हारा कंट्रोल था, तुमने पैसे इकट्ठे करे, प्राइस तुमने तय किए, किसको शेयर देना है नहीं देना तुमने तय किया। लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो तुम नजर नहीं आओगे, तुम्हारा रोल खत्म। तो फिर कंपनी क्यों चाहती है कि उसकी लिस्टिंग हो? कौन बच्चा बताएगा कंपनी क्यों चाह रही है उसकी लिस्टिंग हो? वाई? नाम बड़ी चीज है। आप एक बात बताइए, लोग शेयर्स में पैसा क्यों लगाना चाह रहे हैं? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? ना प्रॉफिट होने पार्टनरशिप में एंटर हो जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप चला लें। अच्छा, शेयर्स में पैसा क्यों लगाना चाह रहे हैं? शेयर्स में जनरली पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी रहे। लिक्विडिटी इन द सेंस कि अगर हम पार्टनरशिप में पैसा लगाएं तो ऑब्वियस सी बात है वहां बहुत ड्रामेबाजी होगी, पार्टनर सारे एग्री होंगे। पढ़ के आए हो तुम सब, नो इट नॉट एन ईजी टास्क। बस अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन। मैं ले जाना नहीं चाहती तुम्हें दोबारा से उसी नर्क में। ठीक है, तो फिर वही अकाउंट बनाओ, कौन कौन से? रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन। याद आ गई ना पुरानी बातें? अब बहुत झंझट है भैया। और पार्टनरशिप की एक कहानी और है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि शेयर्स में पैसा निवेश करें, और अगर हमें इस चीज की श्योरिटी होगी, इट इजली कन्वर्ट इनटू कैश, लिक्विडिटी। देन इन दैट सिचुएशन कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर वही अट्रैक्ट होगा जिसको ये श्योरिटी रहेगी कि अगर मेरा मन होगा तो इस कंपनी में पैसे रखूंगा लगाकर, मन होगा तो मैं अपने कल को ही शेयर्स बेच दूंगा। और शेयर्स अगर बेचना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब हम स्टॉक एक्सचेंज की मदद क्यों ले रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज की मदद इसलिए ले रहे हैं, मान के चलिए मैंने किसी ऐसी कंपनी में शेयर खरीद लिया जिसकी लिस्टिंग नहीं है, तो मैं अपने शेयर लेके घूम रही हूँ, भाई शेयर ले लो शेयर ले लो, वही कहानी हो जाएगी तो पुराने वाली। बट अगर मेरी कंपनी लिस्टेड है तो वहां बायर भी है और सेलर भी है विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि कंपनी लिस्टिंग क्यों चाहती है। एक तो लिक्विडिटी मेंटेन होती है, दूसरा कंपनी की पॉपुलैरिटी होती है, तीसरा इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। पता है क्यों? बताइए क्यों? कौन बताएगा इस बात को? क्योंकि ऐसी वैसी कंपनी की लिस्टिंग हो ही नहीं सकती। क्राइटेरिया है भाई साहब, किसका? LODR रेगुलेशन।
और साथ में फॉलो करने होते हैं ICDR रेगुलेशन। और इनमें पता है क्या चेक की जाती है? आइदर द कंपनी इज फाइनेंशियल कैपेबल, आइदर द कंपनी इज इन ए सिचुएशन टू रिपे द डेट्स ऑन टाइम, आइदर कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसने डिविडेंड पे किया है नहीं किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी है। ये क्राइटेरिया चेक करने के बाद उनको अलाउड करती है कि ठीक है आप मार्केट से पैसा ले सकते हो। क्या इतनी सिंपल बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? अब भैया आप एक बात बताओ, ये जो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी हमने छोड़ दी है, घपला तो स्टॉक एक्सचेंज भी कर सकती है, यस और नो? मान के चलिए कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही मिल गए, तो अब क्या होगा? पुलिस चोर दोनों मिल गए तो चोरी तो पक्की है, और हम तो चोरी बचाना चाह रहे हैं। हम तो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? इन्वेस्टर को। तो इसके लिए इन द ईयर 1956 में 1956 में जिस समय कंपनीज एक्ट इंडिया के अंदर बनाया गया, उसी समय ये स्टॉक एक्सचेंज अनऑर्गेनाइज थे। ये बहुत पते की बात बता रही हूं मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में। अच्छे बताओ, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अब हमने कहा भैया जैसे तैसे कंपनी को कंट्रोल किया, ये तो स्टॉक एक्सचेंज भी घपला कर सकते हैं, तो क्या किया जाए? तो इंडिया के अंदर इन द ईयर 1956 जब कंपनीज एक्ट 1956 बना, एट द सेम टाइम SCRA एक्ट 1956 कम्स इनटू द पिक्चर। सिक्योरिटीज, बोलिए मेरे साथ, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। और इसका मेन एम है जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको रेगुलेट करना, और अगर वो तमीज से काम ना करे तो उनका रजिस्ट्रेशन, उनका लाइसेंस रद्द कर देना। केंद्र सरकार को पावर मिली है वहां पे, केंद्र सरकार इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है होश में आ जाए। अभी तक जो चल रहा था, बेनियन ट्री के नीचे बैठ के ट्रेडिंग चल रही थी, अब नहीं चलेगा। अब तो सबको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, सबको कंपनीज बनानी पड़ेंगी कि सर हम तो पहले ऐसी चला रहे थे अट्टा सट्टा कि देश आज़ाद हो गया, बहुत होगी मजाक। अब देश आज़ाद हो चुका है तो अब क्या करें कि अब जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मैं एक टर्म बोलने वाली हूँ बड़े मजे से, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस को कंपनी में तब्दील होना ही पड़ेगा। और इस वर्ड को बोलते हैं बच्चों कॉर्पोरेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन। ये वर्ड सुनने को मिलेगा आपको एक और एक्ट में जिसका नाम है SCRA एक्ट 1956। बताओ कितने चैप्टर हो गए? कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ लिया? सेबी एक्ट, दूसरा SCRA एक्ट, तीसरा ICDR, चौथा LODR। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लोग कहने लगे रिडंडेंट ही रहोगे क्या, हमेशा वो वही शेयर चलाओगे क्या, वही वाले कि कौन से वाले? अरे ये अब भैया हुआ क्या, आप कहानी सुन लो एक दिन की, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। चिंटू ने शेयर खरीदे कंपनी के, और शेयर खरीदने के बाद शेयर सर्टिफिकेट लेके घर पहुंच गया, और घर पहुंच के अपनी पत्नी से कहने लगा, चिंटी से, कि चिंटी, कि हाँ चीटी मत बोलना, चिंटी, कि चिंटी मैं तेरे लिए ना बहुत अच्छी चीज लेके आया। कि क्या? हार नहीं, ये देख, ये शेयर सर्ट, इसे आम कागज मत समझना, ये पैसा है, पैसा। और ये ऐसा पैसा है, आज इसकी कीमत अगर 1000 है ना, 4 साल बाद 4000 हो जाएगी, और इसे बहुत अच्छे से मेंटेन करना। चिंटी समझ गई। अब हुआ क्या भैया, चिंटी ने इस सर्टिफिकेट को ऐसे संभाल के रखा कि एक संदूक के अंदर संदूक, और उसके अंदर संदूक, और उसमें ये सर्टिफिकेट। अब क्या होता है, दिवाली का टाइम आता है, और दिवाली के टाइम पे सफाई का समय होता है। अब चिंटी के अंदर गोपी बहू की आत्मा आ गई। अब जब चिंटी के अंदर गोपी बहू की आत्मा आ गई तो उसने क्या किया, उसने कहा ओहो चिंटू ने एक चीज दी थी उसको भी साफ कर लेते हैं भाई, 4000 की हो गई होगी। उसने शेयर सर्टिफिकेट लिया, सर्फ एक्सेल डाला और साफ करके ऐसे लटका दिया। चिंटू आया भाई साहब, चिंटू ने देखा, हाँ शेयर सर्टिफिकेट, आपने ही तो कहा था पैसे की जैसा है, क्लीनिंग करी है प्रॉपर तरीके से, साफ सफाई करके रख दिया। अब ऐसी स्थिति को समझते हुए ये शेयर सर्टिफिकेट आज के डेट में मेंटेन करना, कैरी करना
कई बार बच्चों स्थिति ऐसी बन जाती है, मैं आपको क्या ही बताऊं, कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने अपने शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करे और अंदर रख भी दिए, कुछ दिनों बाद शेयर सर्टिफिकेट निकाले तो वो ऐसे निकले, ऐसे, इसमें से चश्मा बन गया, चूहे उतर गए, टॉर्न हो गया। उसी के साथ साथ ऐसी सिचुएशन को समझते हुए इन्वेस्टर इंडिया से कहने लगे तुम रिडंडेंट ही रहोगे क्या हमेशा, कि क्या करें, करे क्या ये तो बताओ, कि दीज फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि सिस्टम ही नहीं है, कि सिस्टम पे सिस्टम बनाओ, कि सिस्टम पे सिस्टम बनाने के लिए सर जरूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आप अपना कैश बैंक में जमा कर सकते हो, कैश बैंक में जमा करने जाते हैं, इसी तरीके से आप अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में जमा कर सकते हो, और नाम है बच्चों डिपॉजिटरीज। अब सुनो अगली बात, भूल सकते हो आप, लेकिन नहीं भूलोगे। मैंने क्या वर्ड यूज किया जरा बताने सारे बच्चे, जोर से बोलो, मजा नहीं आया, जोर से बोलो। डिपॉजिट प्लस सिक्योरिटीज, इन दो शब्दों को मिलाकर बना क्या, डिपॉजिटरीज। डिपॉजिट प्लस क्या बोला मैंने, सिक्योरिटीज इज इक्वल्स टू डिपॉजिटरीज। तो इन्होंने कहा भैया तो डिपॉजिटरी तो पूरा सिस्टम पे सिस्टम क्या करना पड़ेगा, बताए ना, सिस्टम पे सिस्टम बनाना पड़ेगा, कि सिस्टम पे सिस्टम बनाना पड़ेगा तो फिर एक्ट बनाओ। तो इन्होंने एक एक्ट बनाया, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। बताओ चैप्टर कितने हो गए। अब अगर देखा जाए सेबी एक्ट 1992, सेबी का रोल पता चल गया, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, एचसीआरए एक्ट 1956, आईसीडीआर रेगुलेशंस, एलओडीआर रेगुलेशंस। अब अगली बात सुनना बच्चों, बहुत ही प्यार से। डिपॉजिटरीज इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो डिपॉजिटरीज वर्क एज बैंक। डिपॉजिटरी किसके तरीके से काम करता है, बैंक की तरीके से। और जैसे बैंक में आप कैश जमा कर सकते हो, ऐसी डिपॉजिटरीज में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम क्या जमा कर सकते हैं, सिक्योरिटीज। जब भी कभी हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो साथ में वर्ड यूज होता है सिक्योरिटीज लॉज, क्योंकि वहां एक कानून नहीं है, एक वचन यूज नहीं किया, क्या वर्ड यूज किया, बहुवचन। मल्टीपल लॉज, मल्टीपल कानून आप पढ़ेंगे। बच्चे बैग उठाना शुरू कर दिया, बच्चों ने मजाक चल रही है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, इट मीन्स हमारी जो सेबी है वो कॉर्पोरेट्स को रेगुलेट करती है रेगुलेशंस के थ्रू, और जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज में कौन कौन हो सकता है, एक नाम आज लूंगी, बाकी के नाम आज की क्लास में बिल्कुल भी नहीं लूंगी। जैसे स्टॉक ब्रोकर है, तो जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, अगर हमें कभी भी ट्रेडिंग करनी है स्टॉक एक्सचेंज पे तो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक ब्रोकर ही हो सकती है। तो चोर तो स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है। अब क्या किया जाए, स्टॉक ब्रोकर को रेगुलेट करने के लिए पिक्चर में है बच्चों सेबी। तो स्टॉक ब्रोकर के लिए रेगुलेशंस हैं, और अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग का वर्क करना चाहते हो तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। आपके यहाँ पे पूरा एक चैप्टर है, ये पीछे वाली लड़कियां बात कर रही है, मुझे नजर, कैमरा सब दिख रहा है भाई, कैमरे में दिख जाता है इधर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूं, आपके यहाँ पे पूरा का पूरा एक चैप्टर ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके अंदर सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज की एलिजिबिलिटी ही बताई है। सिक्योरिटीज मार्केट क्या बोला मैंने, इंटरमीडियरीज, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है सीएमएसएल में, बट जरूरत है, कम है, सिलेक्टेड है, बट मेन चीजें कंसेप्चुअल है। और पता है नंबर कितने आते हैं, 60+। इजिली यू कैन इजिली स्कोर 60+ मार्क्स, इज नॉट अ बिग डील। तो अगला चैप्टर आपके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, जिसके अंदर क्या होगा कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनकी एलिजिबिलिटी, से भी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करता है। टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एलिजिबिलिटी, आम भाषा में हम जानते ही हो क्या बोलते हैं, है ना। तो अब आप ऐसा मत करना कभी आज मेट्रो में चल चलते औकात औकात करते चलो, औकात तेरी औकात तेरी औकात तेरी औकात, चाटा मार देगा कोई भी ठीक है, औकात वर्ड बहुत टफ होता है। तो अब सुन लो, गुस्सा आ जाता है लड़कों को एकदम, तूने मेरी औकात के बारे में क्यों बोला, ठीक है ना। तो अब सुनो जरा मेरी बात सुनो, कभी वहां पे रास्ते में तलवार और कट्टे वट्टे चला दो। तो इधर सुनो, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
तो इट मीन्स सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज आपका एक चैप्टर है जिसके अंदर आपके तमाम इंटरमीडियरीज की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है। अब बताइए चैप्टर कितने हो गए। आगे आप देखोगे इसमें, आगे जब हम चलेंगे तो इंडिया इतना सक्षम और इतनी नया भारत बन चुका है, आगे बढ़ता हुआ भारत है, जहाँ पे पहले हमें अगर एयरक्राफ्ट लीज पे लेना है, लीजिंग करानी है, तो दुबई या और कंट्रीज़ में जाना पड़ता था। भाई और बहनों, मोदी जी ने गुजरात के अंदर एक ऐसा सिस्टम पे सिस्टम बना दिया कि अब एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए या किसी भी तरीके से आपको किसी देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर ही गुजरात में IFSCA बना चुके हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। नो नीड टू गो हियर एंड देयर, बस रहिए मोदी जी के गुजरात में। तो एक चैप्टर आपका पूरा है IFSCA, ठीक है बच्चों। और एक चैप्टर आपका है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। 80% सिलेबस खत्म हो गया मान लीजिए, बाकी के 20% में म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड के बारे में है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में है, इनसाइडर ट्रेडिंग्स हैं, वो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, तो इतने शॉर्ट में तो बिल्कुल नहीं बता सकती मैं आपको। ये तमाम चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आज की क्लास में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपको एक एनालिसिस दिया है सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, किस तरीके से चीज़ें हमें पढ़नी है, क्यों सेबी एक्ट पिक्चर में आया, सेबी एक्ट का क्या रोल है, और आपके यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो अब हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये तमाम फाइनेंशियल मार्केट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड,